पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए आज इंतहाई तशवीश का सामान है। आज एक बड़ी कानूनी शिकस्त हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, वज़ीर आला मुराद अली शाह और ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद के तमाम और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों की जानिब से नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अब नैब और JIT मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े केस की भरपूर तहकीकात करेंगे। और इस सिलसिले में आखिरी जो एक मंजिल थी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑप्ट कर सकती थी, उसमें भी उसे बड़ी नाकामी हुई है, जब आज उसकी नजरसानी की तमाम दरख्वास्तें यकमुश्त मुस्तरद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स में 16 जनवरी को जारी होने वाले फैसले में नैब को JIT रिपोर्ट की रोशनी में 2 माह के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इस तरह नैब को 19 मार्च तक जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश मुकम्मल करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, सिंध हुकूमत, अनवर मजीद वगैरह ने इस फैसले के खिलाफ बाकायदा अपीलें दायर की थी। पाकिस्तान के तमाम टॉप लॉयर्स को तकरीबन उन्होंने हायर किया था, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। आसिफ अली जरदारी की अपील में सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के तहत अज़ नोटिस के इख्तियार को चैलेंज किया गया था अदालत ने, और कहा गया था कि अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अनवर मजीद की फैमिली की अपील में था कि तिब्बी बुनियाद पर केस को कराची से मुंतकिल ना किया जाए। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि JIT ने उन्हें तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया। अदालत ने उन्हें सुने बगैर फैसला दिया और गुज़िश्ता ज़बानी फैसले के ज़बानी जो कलमात थे साबिक़ चीफ जस्टिस ने उनके हक़ में कलमात कहे थे, ये भी आज की इस दरख्वास्त में था। इसके अलावा फरियाल तालपुर के वकील फारूक नाइक की अपील में मौक़िफ़ था कि फरियाल तालपुर की एक बेटी माजूर है, दूसरी बीमार है, इसलिए उसे इस्लामाबाद आना मुश्किल होगा। इन्हें इस तमाम केसेस को कराची में ही रखा जाए। आज समाअत के आगाज़ पर आसिफ जरदारी के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मुकदमे में बहुत सारे निकात तशरीह तलब है, इसलिए हम आज खुद नोटिस इख्तियार पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ऑब्जर्वेशन दी कि सिंध में FIA को आज़ादाना तहकीकात करने नहीं दी गई। हमें तो तफ्तीशी अफसरान की सिक्योरिटी देनी पड़ी, वरना उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पनामा केस में वजाहत कर चुके हैं कि इदारों पर कब्जा हो चुका था, इसलिए सो मोटो का इतलाक किया गया था। आसिफ जरदारी के वकील की जानिब से JIT में ISI की शमूलियत पर एतराज़ के जवाब में जनाब जस्टिस एजाजुल हसन ने अदालत में किसी भी इदारे के ताउन को कह सकती है, जैसा कि पनामा केस में किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अरबों रुपए इधर उधर हो गए थे। आप कहते हैं सारा मुल्क खामोश हो जाए। अगर अकाउंट्स आपके मुवक्किल के नहीं थे तो फिर मसला क्या है? बेगुनाह है तो तफ्तीश में बरी हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एडवोकेट जनरल सिंध पर भी सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या अदालत ने फैसले में सिंध हुकूमत के बारे में कुछ कह दिया है जो आप अपील करने आ गए हैं? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर आपकी नजरसानी की अपील मंजूर नहीं हुई तो आप पर जुर्माना भी किया जाएगा। ये वो सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, बिलावल भुट्टो के लिए, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह और हुकूमत सिंध के लिए यकीनन तशवीश का बाइस बन सकती है। और उनके लिए आगे जो ये बहुत ही बड़ा केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फेक बैंक अकाउंट्स का केस, हुकूमत सिंध के ठेकों में भरपूर करप्शन का केस है, ये एक गेम चेंजर केस साबित हो सकता है। और आज की अहमियत आज की इस मामले की ये है कि अपना ओहदा संभालने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहली बार इस नौइयत के किसी केस की समाअत की है और आज वो नजरसानी की अपीलों को खुद हेड कर रहे थे उस बेंच को जिसने आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कलीदी फैसला दिया है। इसकी मजीद अहमियत जानेंगे, लाहौर जाएंगे जहाँ पर हमारे अपने माहिर कानून और आइन और कवानीन के माहिर हैं। हमारे साथ बैरिस्टर साद रसूल एक बार फिर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है।
एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मैराथन समाअत हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा आज इसकी खुद उसको लीड कर रहे थे बेंच को, और 4 घंटे की समाअत के बाद ये सारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन केसेस के फ्यूचर के लिहाज से? खान साहब, बिल्कुल इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन केसेस के फ्यूचर के लिहाज से, इन केसेस के अंदर होने वाली अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, अभी से लेके जो टाइम पीरियड अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया 19 मार्च तक की इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस के ऊपर जितने रेफरेंसेस फाइल होंगे, जिन शख्सियात के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होंगे, ख्वाह वो हुकूमत के अंदर हों, सिंध हुकूमत के अंदर हों या सिंध हुकूमत के से बाहर प्राइवेट बिजनेसमैन हों जिनकी उनके साथ अलाइनमेंट है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट आज के फैसले की 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहली बात ये कि आज ये जो रिव्यू पिटिशंस हैं, कानून में रिव्यू का दायरा इख्तियार समझ लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। रिव्यू कोई अपील नहीं होती। रिव्यू ये नहीं होता कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया तो आप अदालत की उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील फाइल कर दें किसी बड़ी अदालत में या किसी बड़े बेंच के सामने। रिव्यू कानून के अंदर है कि अगर, और मैं कानूनी लफ्ज़ यूज़ करना चाहता हूँ, फ्रेज़ यूज़ करना चाहता हूँ, इफ़ देयर इज़ एन एरर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कि अगर सतही तौर पे ऑर्डर के अंदर कोई गलती नजर आए तो अदालत उसको रिव्यू में उस गलती को ठीक कर देती है, उस गलती को दुरुस्त करने की मजाज है। तो जब ये पिटिशंस फाइल की गई थी, रिव्यू पिटिशंस, तो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस की उम्मीद ना रखनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी को थी। मुझे हम कम से कम कानून की वकला बरादरी के अंदर इस बात पे थोड़ी सी हैरत थी कि क्यों ये इतनी इनको उम्मीद है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर है जिसके खिलाफ अपील ये उन्होंने रिव्यू फाइल किए थे, उसके टाइम थोड़ा कम है, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करूं। ये बताइएगा कि क्या अब इस फैसले की रोशनी में जो मुल्ज़िमान हैं, और क्योंकि एक बड़ा दरख्वास्त ये थी कि इस केस को कराची में ही किया जाए, सिंध में ही इन्वेस्टिगेट किया जाए और इसे इस्लामाबाद मुंतकिल ना किया जाए, लेकिन ये सब मुस्तरद होगी, तो अब ये जितने मुल्ज़मान हैं, जो इनमें जो लोग हैं, इन सब को इस्लामाबाद ले जाया जा सकता है अगर वो हिरासत में हैं, और जो नहीं हैं उन्हें फिर इस्लामाबाद में तलब किया जा सकता है। गोया कि अब इसका मरकज़ जो होगा तहकीकात का वो इस्लामाबाद होगा। बिल्कुल इसका मरकज़ इस्लामाबाद होगा। जो लोग हिरासत में हैं इस्लामाबाद में या कोट लखपत के अंदर हैं, अडियाला में हैं, उनको तो कम से कम इस्लामाबाद के अंदर ही तहकीक किया जाएगा, और जो दीगर जगहों पे हैं, कराची में हैं, उनको भी इस्लामाबाद बुलाया जाएगा। आपने भी चीफ जस्टिस साहब का इस पर कॉमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, जिसको उन्होंने पैनामा के केस की अपनी जजमेंट से रिलेट किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने और दीगर 5 के 5 मेंबरान ने पैनामा की जजमेंट में कहा था कि जो इदारे हैं उनको तहकीक नहीं करने दी जा रही और FIA और दीगर इदारों को तहकीक नहीं करने दी जा रही। उसी जजमेंट, इसी ऑब्जर्वेशन को इस JIT के जब फेक अकाउंट्स की JIT का केस सुना जा रहा था तो अदालत ने वापस दोहराया, और आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इस बात को मुस्तरद करते हुए कि कराची के अंदर ये केस सुना जाए या वहीं पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, कहा कि क्योंकि वहाँ पे इदारों को सही तरह काम नहीं करने दिया जा रहा बल्कि अदालत ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, इस वजह से हम इसको चाहते हैं कि हमारी निगरानी के अंदर ही हो, इस्लामाबाद में हो, ताकि साफ और शफाफ तहकीकात की जा सके। अच्छा, और बैरिस्टर साहब इसमें एक और चीज़ के वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब जब इस केस की समाअत कर रहे थे और जब उन्होंने फैसला से पहले जो रिमार्क्स हुए थे वो बहुत कोट होते रहे, और फिर आज वो एक है जो बिलावल भुट्टो जरदारी की और मुराद अली शाह का जो डिफेंस था उसमें ये चीज़ को बड़ी पेश किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि बिलावल भुट्टो मासूम हैं, ये अपनी वालदा का मिशन लेके आगे बढ़े हैं, मुराद अली शाह के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो तो हम उनको वो देंगे, ये वज़ीर आला हैं। तो आज बड़ी सराहत से इस नज़रसानी की अपील में इस दलाइल को मुस्तरद किया गया, और वो जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे क्योंकि वो तहरीरी फैसले में नहीं थे तो उसकी कोई बुनियाद को तस्लीम। बिल्कुल खान साहब, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में थोड़ी सी अम्यूजिंग बात भी है कि अदालत के वो कमेंट्स जो कि इस पूरे केस के दौरान साबिक चीफ जस्टिस साहब देते रहे, जिसके के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ओमनी ग्रुप और उनकी आपस में अलायंस के ऊपर वो बड़ी डैमनिंग ऑब्जर्वेशंस देते रहे, उसको आज तक कभी तस्लीम नहीं किया गया। कहा गया कि ये सिर्फ अदालत के अंदर एक सरसरी से कमेंट्स थे, इनका कोई मकसद नहीं है, ये जजमेंट में नहीं है, और बात भी सही है, जजमेंट में नहीं थे। लेकिन जो सरसरी कमेंट्स चीफ जस्टिस साहब के, साबिक चीफ जस्टिस साहब के अपने हक में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और चीफ मिनिस्टर सिंध के हक में थे, उनको रिव्यू का बेसिस भी बनाया गया। बल्कि इससे भी आगे एक बात की गई
कि जब जो दायरा इख्तियार है 184(3) का, जब उसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब बहस कर रहे थे तो उन्होंने रेफरेंस चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की उस तकरीर का भी दिया जिसमें उन्होंने अपनी साकिब निसार साहब की रिटायरमेंट के वक्त कहा था कि हमें 184(3) के दायरा इख्तियार को वापस रिव्यू करना पड़ेगा, उसके कॉन्टूर्स डिफाइन करने पड़ेंगे और शायद इसमें अपील का कोई प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ये किसी जजमेंट का हिस्सा नहीं है, किसी कानून का हिस्सा नहीं है। एक तकरीर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, उसकी बेसिस के ऊपर भी रिव्यू फाइल किया गया जिसकी कि हमें पाकिस्तान की कानून में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ जस्टिस साहब ने मेंशन भी किया कि अभी मेरी तकरीर की स्याही भी लिखी हुई तकरीर की स्याही भी जो है वो सूखी नहीं होगी और अभी आपने इसको आर्गुमेंट के तौर पे पेश कर दिया है। या यकीनन ये भी एक बड़ी दिलचस्प पूरी सूरत हाल है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो ये केस इस्लामाबाद में चलेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाएगी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जायजा लेगी क्योंकि अब ये मनी लॉन्ड्रिंग केस और ये फेक अकाउंट केस जो है इसका एक बहुत ही वसी इहाता हो गया है। ये इस्लामाबाद जाएगा, वहाँ पे फेडरल अथॉरिटीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी और सुप्रीम कोर्ट की इस पे नज़र जो है वो बरकरार रहेगी और फिर मार्च के बाद इसमें जो रेफरेंसेस फाइल होंगे ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की सियासत। बिल्कुल खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। इसको बल्कि इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कि ना सिर्फ कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल ऑर्डर में जिसके खिलाफ आज रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई थी या डिसाइड हुई उसमें कहा कि जेआईटी भी अपना काम करती रहे और वो नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है रेफरेंसेस फाइल करने के लिए उनको अपने साथ एसोसिएट करें और उनको अपनी इंफॉर्मेशन फीड करें। तो जेआईटी को रोका नहीं गया था। ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन आज लतीफ खोसा साहब ने ली जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। तो ना सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट इसको खुद मॉनिटर कर रही होगी इसकी प्रोग्रेस को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जेआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी साथ ही साथ जारी रखेगी, इवन दो नैब भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दोनों चीजों को मिला के रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके अंदर बार फिर से वही वाला पॉइंट वापस आया कि सुप्रीम कोर्ट का यह ख्याल है जो तहरीरी ऑर्डर में भी आया कि सिंध के अंदर इदारों को प्रॉपर्ली काम नहीं करने दिया जा रहा, ऑफिसर्स को थ्रेट है, जिस वजह से अपनी जेआईटी बनाई और अब खुद केसेस को मॉनिटर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त सरमाए की शदीद ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जायज़ सरमाए तकरीबन 2000 अरब रुपए हैं जो कि फंसे हुए हैं। कहाँ? अदालतों में। केसेस, कुछ केसेस हैं एफबीआर के जहां पे 1300 अरब रुपए फंसे हैं, कुछ बैंकों के केसेस हैं जहां 600 अरब रुपए फंसे हुए हैं। जल्द अज जल्द ये मामला का फैसला आ जाए तो ये 2000 अरब रुपए जो है वो फ्री हो जाएंगे। बहुत ही कलीदी मामला है इसका, हम आपको इसके बारे में तफसील से बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी ये पाकिस्तान का अव्वलीन तकाजा है, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। पीटीआई की हुकूमत कोशिश कर रही है कभी किफ़ायत शारी के ज़रिए, कभी टैक्स आमदनी में बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स लेने के ज़रिए, कभी लूटी हुई दौलत को की कैंपेन के पाकिस्तान वापस लाई जाए, मुल्क में सरमायाकारी बढ़े, उसके लिए दिन रात एफर्ट्स बहरहाल हो रही हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरतनाक इंकशाफ है जो आज हम आपके सामने कर रहे हैं कि मुल्की मईशत में बहुत बड़ी अहमियत है। तकरीबन 2000 अरब रुपए जो मईशत के में इस वक्त घूम रहे होते, जो कि मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे होते, तकरीबन 2000 अरब रुपए इस वक्त एफबीआर और बैंकिंग कोर्ट्स के मुकदमात की वजह से फंसे हुए हैं। जी हाँ, ये 2000 अरब रुपए यानी पाकिस्तान की सालाना टैक्स आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा हमारे निज़ाम इंसाफ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस वक्त मुंजमद है। इसमें तकरीबन 1300 अरब रुपए से ज़ायद रकम एफबीआर के केसेस में फंसी हुई है, जबकि 600 अरब रुपए से ज़ायद रकम बैंकिंग कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की वजह से खटाई में पड़ी हुई है। स्टे ऑर्डर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, डिलेड जस्टिस है और ये तमाम मामलात ने ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा किया हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने लाहौर में लाम्स यूनिवर्सिटी की एक तकरीब के बाद मीडिया को बताया कि पाकिस्तान की बैंकिंग कोर्ट्स में 600 अरब रुपए के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। उनका कहना था कि इन केसेस पर जल्द अज जल्द फैसला हो ताकि बैंक इन मुकदमात में मुंजमद रकम इस्तेमाल कर सके। तारिक बाजवा ने कहा कि स्टेट बैंक ने बैंकिंग कोर्ट के जजेस की तरबियत के अखराजात उठाने की पेशकश की है ताकि ज़ेर इल्तवा केसेस का फौरी तौर पर फैसला किया जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस वक्त मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदालतों तक टैक्सों से मुतालिक एफबीआर के 1300 अरब रुपए से जायद के मालियत के तकरीबन 31,000 मुकदमात
ज़ेर इल्तवा हैं। 31,000 केसेज है जिनका ताल्लुक टैक्स के मामलात से है और 1300 अरब रुपए इस पूरे मामलात में फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने पहले 8 अक्टूबर को FBI हुकाम ने रिपोर्ट जमा कराई थी कि FBI के कमिश्नर्स अपील के जरिए ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 8000 है, जिनकी मालियत 203 अरब रुपए के करीब है, जबकि FBI को इनलैंड रेवेन्यू ट्राइब्यूनल के पास तकरीबन 13,500 टैक्सेस से मुताल्लिक केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इनकी मालियत तकरीबन 663 अरब 70 करोड़ रुपए है। FBI के अपने स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुल्क भर की पाँचों हाई कोर्ट्स में टैक्सों से मुताल्लिक तकरीबन 8,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 358 अरब रुपए से ज़ायद है, और सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केसेस की तादाद 1676 है, जिनकी मालियत 50 अरब रुपए के लगभग है। ये पाकिस्तान की मईशत में अगर 2000 अरब रुपए फ्री होते हैं, इकॉनमी में ये सर्कुलेट करते हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी पाकिस्तान की मईशत के लिए। इस अहम नाजुक मामले पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स माशी उमूर के माहिर हैं और हेड करते हैं पाकिस्तान में फर्गूसन को। जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर ज़ैदी साहब, ये फिगर्स जो सामने आ रही हैं, क्या ये वाकई रिफ्लेक्शन है और एक ये मुश्किल सूरत हाल है ना, पेचीदा मामलात कोर्ट्स की वजह से इतनी बड़ी तादाद में टैक्स के रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड मुकदमात जो हैं वो बैंक जो है वो सिस्टम में फंसे हुए हैं, और तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए की हम बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त इन मामलात की वजह से मुंजमद है या इनएक्टिव है। कामरान साहब, आपकी फिगर्स जो है वो मेरे हिसाब से ठीक है और 1300 अरब इनकम टैक्स में हैं और तकरीबन 600 सही का है आपने फिगर, मगर आप शायद ये प्रिजम्पशन ये कर रहे हैं कि ये सारे फैसले डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के हक़ में होंगे। मेरा इस पे एक व्यू ये है कि जो ये वो अमाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ कोर्टों ने स्टे ऑर्डर में या शो कॉज नोटिस के स्टे ऑर्डर में कोर्टों ने स्टे दिए हुए हैं या मैटर पेंडिंग हैं अभी फाइनल डिसीजन में, अगर डिपार्टमेंट जीतेगा तो ये पैसे मिलेंगे। मेरा इस पे पर्सनल नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लिम्बो में है ये पैसे, ये हाँ मैं ये मानता हूँ कि जी हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये वो डिमांड्स हैं जो डिपार्टमेंट ने रेज की हुई हैं, मगर अभी इसकी क्या ये पेएबल बाय द पीपल है या नहीं है, मैं इस पे आपसे भी बात कर रहा था कि ये लिम्बो में है और डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज की हुई है और डिपार्टमेंट हमेशा ये आके कहता है कि जी हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे तो हमारी ये कलेक्शन में आएंगे। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, यस इस पर कुछ ऐसे फैसले हैं जो यकीनन डिपार्टमेंट के हक़ में जा सकते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो शायद उन डिमांड्स की हैं जो अल्टीमेटली कोर्ट्स में अगेंस्ट में डिपार्टमेंट के आएंगे। तो हमें इसकी एनालिसिस भी करनी चाहिए कि हम ये देखें कि जो 1700 बिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं इसमें कितने वो अमाउंट्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट को ये यकीन है कि ये हमें नहीं मिलेंगे, और वो उन केसेस को अगर सेटल कराएं या बैठ के बात करें उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, बनस्बत इस फिगर को कैरी करते जाएं। मगर ये बात आपकी मैं मानता हूँ कि बाकी जो ऐसे केसेस हैं जहाँ डिपार्टमेंट समझता है कि वो जीत सकता है, उसमें यहाँ मैं इस बात को पूरी तरह एग्री करता हूँ कि FBI का सर दोनों सूरतों में लीगल साइड पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान की मैशत का फायदा होगा अगर जल्द एडजुडिकेशन होगी, फैसला होगा, वो पैसा सरमायाकार के दिमाग से हटेगी, बात बिजनेसमैन के दिमाग से हटेगी कि मेरा ये केस नहीं चल रहा, मेरे ये हो सकता है कल मुझे 50 करोड़ रुपए देने पड़े, 20 करोड़ रुपए देने पड़े, तो एक उसको एक कंफ्यूजन और उसके लिए एक बोझ तो होता है। और अगर ये डिपार्टमेंट के हक में चला गया तो ये रेवेन्यूज में चला जाएगा, इस वक्त तो कहीं नहीं है। जी फरमाइए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइदर साइड पे ये सेटल होना चाहिए, या तो ये सेटल हो डिपार्टमेंट के हक में या डिपार्टमेंट के अगेंस्ट सेटल हो, और ये दोनों के हक में बेहतर होगा। मगर इसमें एक तीसरी चीज़ और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जहां पे लॉ को चैलेंज किया गया है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग डिपार्टमेंट के एक्शन नहीं है बल्कि कानून जो है वो कानून आया और कानून आने के बाद उसको कानून को चैलेंज किया। फॉर एग्जाम्पल GIDC है, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, इसके ऊपर एक कानून को चैलेंज किया गया है। WWF WPF में कानून चैलेंज किए गए हैं। तो अब आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए और ऐसा इसको परसुएट करना चाहिए कि आइदर साइड, तीनों साइड को हमें सेटल करना है। जो गवर्नमेंट की साइड है वो भी अपने फैसला लेके चले, जो अनड्यू डिमांड्स है वो भी वापस ली जाएं, और जो लॉ में अगर कोई तब्दीली करनी है और रिकवरी होनी है उसको भी सेटल होना चाहिए। क्योंकि ये जो 1300 बिलियन की पेंडेंसी पड़ी हुई है,
जो कि हमारी मैशत को स्ट्रैंगल किया हुआ है, इसको अनलीश हो दिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह का मामला है ना सर, ये जो 660 बिलियन तकरीबन है जो कि बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं। अब बैंकिंग पे आता हूँ जी, बैंकिंग में भी अब अगर वो पैसे ये मामला हल होगा, या तो बैंक के अपना मामला ठीक हो जाएंगे, या उस जो कि बोरोअर है उसका मामला खत्म होगा। हर लिहाज से इकोनॉमी को तो फायदा होगा ना। ये तो ना इधर ना उधर वाले मामला। बैंकिंग के बारे में थोड़ा आपको मैं बैंकिंग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है बाजवा साहब की कि बैंकिंग कोर्ट में थोड़ा हमें उनकी मोटिवेशन को आगे बढ़ाना है, तेज करना है। मगर बैंकिंग में कमरान साहब मसला थोड़ा सा और इससे आगे है। बैंकिंग में जो इशू आता है वो उसके आगे सिक्योरिटी है जो दी गई है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है जिसको अल्टीमेटली रिकवर करना है, उससे पैसे रिकवर करने हैं। जो हमारे अंडरलाइंग लॉ हैं रिकवरी के, जो जिसके तहत प्रॉपर्टी रेंट लॉ है या हमारे और अंडरलाइंग लॉ जिससे हम रिकवर कर सकते हैं एसेट, वो हमारे बड़े पेचीदा और बड़े पुराने हैं। फोरक्लोजर लॉज उससे लोग फायदा उठाते हैं। फोरक्लोजर लॉ बहुत खराब है हमारे। फोरक्लोजर तो हमारे पास है ही नहीं, इंसॉल्वेंसी का लॉ ही नहीं है हमारे पास। पाकिस्तान में कोई इंसॉल्वेंसी का लॉ है ही नहीं कि कोई आदमी दिवालिया हो। दुनिया में हर जगह इंसॉल्वेंसी लॉ होते हैं। हमारे यहाँ कंपनी का इंसॉल्वेंसी लॉ बहुत अरसे से हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी लॉ नहीं ला पा रहे हैं। तो बैंकिंग का मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है टैक्स से। उसके अंदर जो अंडरलाइंग पोजीशन है एसेट की रिकवरी की, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आई कैन ड्रैग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, और बैंक कभी रिकवर नहीं कर पाता। तो हमें अगर बैंकिंग के कोर्ट की रिकवरी को सही करना है तो ना सिर्फ बैंकिंग कोर्ट की आपको तरबियत करनी है, बल्कि आपको फोरक्लोजर लॉ और रेंट लॉ और बाकी जो अंडरलाइंग लॉ हैं जो सिक्योरिटीज़ के हैं उनको सही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो रिकवरी वही की वही। अगर आपको डिक्री मिल भी गई, अगर आप कमरान साहब इसको देखेंगे, इसे मेजॉरिटी केस ये होती है कि आपको डिक्री मिल जाती है बैंकिंग कोर्ट से, मगर डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते आप। सही है। प्रॉब्लम ये आती है कि डिक्री अगर ले भी ली आपने तो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। तो डिग्री की एग्जीक्यूशन इन माय व्यू इज द बिगर प्रॉब्लम देन द डिग्री इटसेल्फ। तो ये सब चीजें हमें एक पूरा नया पैराडाइम लाना पड़ेगा जी। और इसके लिए तो अब इसकी हमने बात होते हुए नहीं देखी। अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट की बहुत प्रायोरिटीज हमें नजर आ रही हैं माशी हवाले से, और बहुत दिन रात चीजें होती नजर आ रही हैं कि एक तो ये कि सुपीरियर जुडिशरी के साथ कोई मैकेनिज्म बने जिसमें कि इन केसेस को कुछ हिलाया जुलाया जा सके, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके, और फिर जो लॉज बनने हैं, जो चीज़ें करनी है, हुकूमत अपने एंड पे करे, ताकि ये इतना बड़ा जो लॉक जैम है ये तो किसी सूरत से डाइल्यूट हो। देखिए कमरान साहब, जब एक जज साहब जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने एक काम किया था, और हमें सुप्रीम कोर्ट को भी और कोर्टों को भी करना चाहिए कि उन्होंने सिमिलर केसों को लंप कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक केस है मेरा और आपका भी सिमिलर केस है तो केसों जो एक केस है वो सारे लंप किए जाएं, उनको कैटेगराइज किया जाए, और ना कि ये कि वो 50 मरतबा लगे, वो सारे केस एक दफ़ा लग के फैसला हो। तो एक पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और उसकी सेगमेंटेशन होनी है कि वो केसेस को पंजाब हाई कोर्ट में बड़े पैमाने काम हुआ था और उसको लंप अप किया गया था और उसको प्रायोरिटाइज किया गया था कि किस तरह उसको हम एक साथ लगाएंगे। इस तरह का हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा कि जो 1300 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है या 600 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है वो प्रॉपर्ली एज सुन एज पॉसिबल सेटल हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपने सही कहा कि ये 2000 बिलियन रुपीस जो है ये इकोनॉमीज में या तो आ जाए या ये उस आदमी के सर से बोझ अट जाए कि मेरा खिलाफ केस पेंडिंग है, और ये पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटी को स्टिफल कर रहा है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। भारत की और वज़ीर आज़म मोदी की कई रोज़ की सीना कोबी के बाद आज पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर जवाब दिया गया, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मुख्तसर खिताब में दो टोक अंदाज में भारत को दो रास्ते फराहम किए, एक अमन का रास्ता और दूसरा अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को आजमाए और जंग का रास्ता इस्तेमाल करके देख ले। भरपूर ऑप्शंस दिए। जनाब इमरान खान की तकरीर एक भरपूर तकरीर थी और उसमें हर लिहाज से मेजर तकरीर थी, और भारत को भरपूर जवाब आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया। भारत के लिए दोनों ऑप्शन खुले छोड़े गए। भारत अगर ये समझता है कि पाकिस्तान के किसी किस्म की, पाकिस्तान के किसी शख्स की या पाकिस्तान की सरजमीन पे उस पुलवामा हमले की कोई कनेक्शन मौजूद है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दो टोक अंदाज में भारत से कहा, हमें सबूत दो, हमें इंटेलिजेंस फराहम करो और फिर हम
पाकिस्तान में, जो कि अब नया पाकिस्तान है, इसकी भरपूर तहकीकात करेंगे और भारत की इस सिलसिले में मदद करेंगे। ये पहला ऑप्शन था जो अमन का ऑप्शन है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म मोदी को याद दिलाते हुए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमन के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। आपको अगर शक है, अगर आपके पास कोई खबर है, अगर आपके पास कोई मालूमात है तो पाकिस्तान को दें। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। उसके साथ ही उन्होंने जो बहुत अहम बात की और जिसमें आज पाकिस्तानियों के दिल खुश हो गए, जब उन्होंने भारत से कहा कि ये ना सोचना कि कोई पाकिस्तान पे स्ट्राइक की जा सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक भरपूर, ठोस और बिल्कुल मुनफरिद अंदाज के अंदर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आप कोई ऐसा एक्शन करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है। वाज़ेह अंदाज में वज़ीर आज़म इमरान खान भारत को बता रहे थे कि इस किस्म का कोई एक्शन ऐलान जंग होगा और जब जंग शुरू होती है तो फिर उसका अंजाम अल्लाह ही जानता है। उसके साथ ही भारत को याद दिलाया और ज़रूरी याद दिलाया कि इस किस्म की मुहिम जोई जो भारत कश्मीर में कर रहा है, ये किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकती। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस बात की गवाह है कि 17 साल की जंग के बाद जो अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान में लड़ी, बिल आखिर इस पूरे मसले का फैसला मुज़ाकरात की मेज़ पर हो रहा है। जब अमेरिका मजबूर हुआ है कि वह तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे, तो भारत भी मुज़ाकरात ही कर ले, कश्मीरियों के साथ मेज़ पर बैठ जाए। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो, आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी ज़मीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का भारत को ये जवाब, इस पर भारत में क्या हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, भारतीय मीडिया इसमें बेकाबू हुआ नज़र आता है। लेकिन भारत में ऐसे लोग भी हैं जो मुतदिल अंदाज में सोचते हैं, जो अमन के दाई हैं, जो समझते हैं सिर्फ मुज़ाकरात ही इस पूरे मसले का हल है, जो कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो जी शऊर हो वो समझ लेगा कि ये जंग और इस किस्म की मुहिम जो इसका मसले का हल नहीं है। मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो, कश्मीरी उस पर शामिल रहे, वही इस मसले का हल है। और इसके लिए हमने भारत में से उन शख्सियात में से एक को चुना है जो कि अमन के दाई हैं, मुतदिल थिंकिंग रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश्वर, सहाफ़ी और पीस एक्टिविस्ट सुदेंद्रा कुलकर्णी। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि आज जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इंडिया में जहां आप मौजूद हैं, ये हालात किस तरफ आगे बढ़ते आपको नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन सामने है और जाहिर है कि एक बड़ी चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है इंडिया में। आपको क्या लगता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ जा रहे हैं हालात?
सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे मौका दिया है। मैं एक अमन परस्त हिंदुस्तानी के रूप में बोल रहा हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच भाईचारा हो, दोस्ती हो और अमन हो, और सभी मसलों को हम बातचीत के द्वारा हल करें। आज आपके वजीर आजम इमरान खान साहब का बयान आया और सबसे पहले उन्होंने जो कहा, देरी जो हुई है, इसका कारण बताया, रीजन बताया, वो सही लगा, क्योंकि आपके यहाँ क्राउन प्रिंस आने वाले थे और अटेंशन डाइवर्ट न हो, इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं था। लेकिन आज जब वे बोले, उसमें एक बात यदि रहता तो अच्छा होता। उन्होंने जो दहशतगर्दी हमले में पुलवामा में मारे गए और 40 हमारे जवान मारे गए, तो ना कंडोलेंस की बात थी, ना कंडेमनेशन था। ये अच्छा नहीं था। और भारत के लोगों में, जैसे आपने कहा, एक बहुत एक गुस्से का एक एटमॉस्फेयर है। कुलकर्णी जी, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन आप बताइए फ्रैंकली, क्या वाकई आप समझते हैं, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस तकरीर के अंदर ये होता कि मैं ताज़ियत करता हूं उन फौजियों के साथ जिनकी जानें गई, आपके ख्याल में वुड इट रियली मेक अ डिफरेंस? वाकई जो इस वक्त हालात हैं, जो हम लहजा सुन रहे हैं, जो हम बातें सुन रहे हैं, जिस किस्म का एक आग उगल रही है एक मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया, पॉलिटिशियंस, उसमें आपके ख्याल में अगर इमरान खान ये जुमला मिसाल के तौर पे, अब इसके बैकग्राउंड में कि क्यों नहीं बोला, क्या बोलते, तो आपके ख्याल में वाकई फ़र्क पड़ता? यकीनन आप जैसे लोगों को शायद उनकी ज़्यादा तसल्ली होती, लेकिन ओवरऑल क्या कोई फ़र्क पड़ता वाकई? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच जो भी मसले हैं, वो दहशतगर्दी का मसला हो या कश्मीर हो या जो भी हो, वो बातचीत के जरिए ही वो हल होना है। और बातचीत के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करना ये दोनों की जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि इमरान खान साहब के द्वारा इसको कंडेम किया जाता, और मैं कहूंगा कि आज भी वक्त है वो करें, इससे माहौल थोड़ा सा तो बदलेगा। कुलकर्णी साहब, आपकी बात बिल्कुल एक उसका अपनी जगह वजन होगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि पुलवामा से पहले, ये तो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा से पहले तो पुलवामा नहीं हुआ था। कौन सी ऐसे जेस्चर्स हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी लीडरशिप की जानिब से या इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से मिल रहे थे, जिसमें कि उस वक्त तो पुलवामा नहीं हुआ था और अब जाहिर है कि आखिरी इंसिडेंट में सालों गुजर चुके थे, कि कौन से ऐसी ईगरनेस लग रही थी या ऐसी कोई ख्वाहिश लग रही थी या कोई ऐसा ही हमें माहौल लग रहा था, हम प्री पुलवामा देख लें, जहाँ पे कोई लग रहा हो कि इंडिया जो है अब बातचीत के लिए कोई दरवाज़ा खोल रहा है या कोई रास्ता खोल रहा है। वो तो छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है वो आप देख रहे थे कि वो स्नैप कर रहे थे। अभी करतारपुर की बात थी, इंडियन डेलीगेशन को आना था, उन्होंने कहा जी नहीं हम नहीं आएंगे, आप आए फला तारीख को। और आप कोई भी लैंग्वेज देखें आपको पता चल जाएगा। पुलवामा से पहले भी देखें तो एक्चुअली लगता यह है कि जो एक हार्डकोर थिंकिंग है, ये तो हर लिहाज से वहाँ पर वो प्रिवेल कर रही है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। पुलवामा से पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके थे और इन मौकों को पाकिस्तान ने बनाया था। जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने, उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीर की। उन्होंने कहा कि यदि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की ओर से बातचीत के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की गलती है। देखिए, यानी हमें बहुत ईमानदारी से, हिंदुस्तानियों को ईमानदारी से इस पूरे सब्जेक्ट की ओर देखना होगा, पाकिस्तानियों को भी। जहां तक पुलवामा का ये दहशतगर्दी हमला था,
और इस दहशतगर्दी का, इस हमले की जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैश ए मोहम्मद ने एक्सेप्ट कर ली है, क्लेम कर ली है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में है। यानी इमरान खान ने एक बहुत सही कहा कि हम ये करने से हमें क्या फायदा है। तो मेरा सवाल ये है कि इस जैश ए मोहम्मद को आप यदि इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। आप दुनिया को बता सकते हैं कि हम दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और कुलकर्णी जी देखिए, एक और जो आर्ग्यूमेंट इमरान खान साहब ने दिया वो ये कि इस किस्म की चीज़ों का एक तो फ़ायदा क्या है, एक तो वो बिल्कुल एक बात है। और हम पाकिस्तान में इस बात को समझते हैं कुलकर्णी जी कि यकीनन यहाँ पे ये माइंडसेट हर जगह प्रिवेल कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, कि ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जो कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हो, जो कि मिलिटेंसी की बात कर रहे हों, उनको किसी सूरत में कोई सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, उनको किसी सूरत में कोई भी उनको वो नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की सॉइल किसी दूसरी जगह के लिए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान में बैठ के हम समझ रहे हैं कि ये माहौल बहुत ही रेडिकली चेंज हो रहा है। और इमरान खान ने जो आज बात की अपनी एड्रेस टू द नेशन के अंदर, वो बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। मगर वही वाली बात है कि देखिए 6 महीने हो गए हैं इमरान खान को चेंज हुए हुए, गवर्नमेंट को चेंज हुए हुए, और एक बिल्कुल अनइक्विकल ऑफर दी है इंडिया को कि आप बात करें, आप एक कदम चढ़े, हम 2 कदम चलेंगे, और दसियों चीज़ें इनिशिएटिव ली गई है, मगर स्नब किया जाता है, मुसलसल स्नब किया जा रहा है। और ये सब पुलवामा से पहले हुआ है। इसका मतलब ये है कि फॉर वट एवर रीजंस ये जो इस वक्त इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध किसी अंदाज का रखना नहीं चाहती है। देखिए, ये जो भी यहाँ हो रहा है, हम जैसे लोगों को बहुत दर्द होता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा ना केवल पड़ोसी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान हमारा भाई है। हाँ, तो यानी जो एक जुनून हमारे यहाँ चल रहा है ये बहुत गलत है, इसको हमें बदलना होगा। तो मैं ये कहूंगा कि बदला नहीं, आज बदले की भाषा यहाँ लैंग्वेज बोली जा रही है, मैं तो कहूंगा बदला नहीं, बदलाव चाहिए। आपके यहाँ भी बदलाव चाहिए, हमारे यहाँ भी बदलाव चाहिए। और आखिरकार इस मसले को हम गोली से नहीं, बोली से ही बदल सकते हैं। और इसलिए मैंने आज मेरे ट्विटर पे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के बयान के बाद हमें चाहिए कि मोदी जी और इमरान खान इनके बीच में समिट हो और सभी मसलों पर डायलॉग हो, दहशतगर्दी पर भी हो, कश्मीर पर भी हो, सभी मसलों पर हो, और जंग किसी भी सूरत में जंग ना हो, क्योंकि अभी तक 4 जंगें हो चुकी हैं, इससे कुछ नहीं मिला है, ना पाकिस्तान को मिला है ना। सर ये बताइएगा कि चले अब तो ये इस वक्त इंडिया में वो माहौल है, इलेक्शन होने जा रहा है, पुलवामा हो गया है, कि इस वक्त शायद ये हमारी आपकी ख्वाहिश के बराह रास्त डायरेक्ट बात हो, समिट लेवल मीटिंग हो मोदी जी की और इमरान खान साहब की, चले वो तो अब नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद क्या इस माहौल में कोई तब्दीली आ सकती है? क्या इस चीज़ में हम कुछ और तब्दीली देख सकते हैं? और जाहिर है कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी चाहती है कि दोनों मुल्क के दरमियान कोई हालात में बेहतरी आए। पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं, हमारे यहाँ सारे लीडरशिप जो है, सिविल मिलिट्री सब ये कहते हैं। क्या हमारे यहाँ ख्याल ये है कि शायद इलेक्शन के बाद हालात में तब्दीली आ सकती है? क्या ये हमारी खुश ख्याली है? ये नहीं जी, कमरान साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, और मुझे बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में जो भी जीते, इलेक्शन के बाद ये माहौल बदलने वाला है और बातचीत के लिए दोनों मुल्कों की ओर से कदम उठाए जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग शुरू हो, नहीं तो जो इसका नतीजा होगा ये बहुत खतरनाक नतीजा होगा हम दोनों के लिए और पूरे दुनिया के लिए। और इसलिए मैं आज जो है ये बहुत एक टेंशन का एटमॉस्फेयर है, लेकिन चुनाव के बाद, हमारे इलेक्शन के बाद ये माहौल बदलने वाला है।
थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र कुलकर्णी जी हमारे साथ मौजूद थे, पीस एक्टिविस्ट हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट है हमारे साथ। आप देख रहे थे कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो कि भारत से हम सुन रहे हैं, और ये बहुत ही हौसला अफजा गुफ्तगू है कि भारत में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बैलेंस बात कर रहे हैं, जो सेनिटी की बात कर रहे हैं और जो कि पीस की बात कर रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे उन लोगों की जो कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत है भारत की, जो कि इस वक्त भारत के सेक्युलर जो इमेज जो कभी भी था, कभी हुआ करता था, उसके तितर बितर उसको कर रही है। कश्मीरी मुसलमानों के लिए जीना दोबर हो गया है पूरे भारत में। जम्मू और कश्मीर में बहुत बुरा हाल है, बल्कि आम तौर पे मुसलमानों के लिए एक बहुत ही कठिन सूरत हाल है जिससे कि इस वक्त वो गुजर रहे हैं पूरे भारत में। उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है एक छोटे से वक्फे के बाद। वैसे तो पुलवामा खुदकुश हमले में 44 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद महफूजा कश्मीर में मुसलसल 5 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन भारतीय फौज ने दूसरी जानिब हिंदू बलवाइयों को मुसलमान कश्मीरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने की लगता है खुली छुट्टी दे रखी है। इस वक्त भी भारतीय फोर्सेस के महासरों और हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के पेश नज़र वादी में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है और इसकी खबरें मुसलसल मुख्तलिफ ज़राए से पहुँच रही हैं। सर्च ऑपरेशन हो रहा है, घर घर बेजा तलाशियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी मुसलमान अपने ही घरों और इलाकों में गैर महफूज हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में रहने वाले तकरीबन इस वक्त 6000 कश्मीरी ऐसे हैं जो अब वो हिंदू इंतहा पसंदों से खौफजदा होकर मस्जिदों और दरगाहों में पनाह गज़ीन हैं, और इसकी खबरें और तस्वीरें मुसलसल आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में ज़ेर तालीम मुसलमान कश्मीरी तालिब इल्मों पर जुनूनी हिंदू जमातों के कारकुन पिछले 5 रोज़ से मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको हैरिस कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं। इसलिए कश्मीरी तलबा जान बचाने की खातिर अपनी तालीमें अधूरी छोड़कर कहीं न कहीं छुपने पर मजबूर है या फिर महफूजा वादी वापस लौट रहे हैं। हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि माजी में भारत की बोली बोलने वाले महफूजा कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शदीद तशवीश का इजहार करने पर मजबूर हैं। ख़ासकर जहाँ पर कश्मीरी लोग रहते हैं और जम्मू से जो माइनॉरिटीज़ के जो पॉकेट्स हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ रहते हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं, और कई जगहों पे जो मिसक्रिएंट्स हैं वो इस हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जम्मू के कई एरियाज़ में जैसे गुजर नगर है, बठंडी और भी कई एरियाज़ में जाके हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह उन्होंने काफ़ी नुकसान लोगों के ऊपर हत्या की जा रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं कि कश्मीरियों की हैं, कश्मीरियों पे हमला हो रहा है। उन कश्मीरियों का क्या है कसूर? वो तो नहीं है उनके साथ भी। मीरवाइज उमर फारूक समेत हुर्रियत रहनुमाओं की जान को लाहक खतरात के पेश नज़र अब तकरीबन 200 कश्मीरी नौजवानों ने रज़ाकाराना तौर पर इनकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। याद रहे कि भारतीय वज़ारत दाखिला ने 6 हुर्रियत रहनुमाओं मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी, फजलुल्लाह कुरैशी और शब्बीर शाह की सिक्योरिटी वापस ले ली है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कश्मीरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने की पुरजोर मजम्मत की है। एमनेस्टी ने अपने एलामिये में मुतालबा किया है कि जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में, हरियाणा और बिहार में कश्मीरी तलबा और ताजरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भारतीय हुकूमत के लिए लाजिम है। मगर भारतीय फौज के श्रीनगर में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लन ने कश्मीरी माओ बहनों से धमकी आमीज़ आज अपील की और उनको धमकी दी कि कश्मीरी अब भी अपनी बच्चों को, अपने बेटों से कहे बाज आ जाए, सरेंडर करे, वरना अच्छा नहीं होगा, वो मारे जाएंगे। In a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. Otherwise, anyone, as I said earlier, anyone who has picked up a gun will be killed and eliminated.
दिलचस्प बात यह है कि जनरल के ढलन की इस धमकी का, इस दरख्वास्त का, इस मिन्नत का एक असर भी नहीं हुआ है और इतलात के मुताबिक एक भी कश्मीरी नौजवान ने इस तकरीर के बाद सरेंडर नहीं किया है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। भारत में मुसलमान चाहे आम हो या ख़ास, उन्हें इंतहा पसंद हिंदुओं के तासुब का सामना ज़रूर रहता है। खेल के मैदान में भारत का नाम दुनिया भर में मशहूर कराने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा भी इन दिनों इस माहौल में शदीद तासुब का शिकार हैं। बीजेपी के रहनुमा राज सिंह ने अपनी हुकूमत से आज मुतालबा किया कि सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तान की बहू हैं, उनसे रियासत तेलंगाना की खैर सकली सफ़ीर का एजाज़ वापस लिया जाए। भारत को अपनी नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान की बहू की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सानिया मिर्ज़ा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए या पाकिस्तान भेज दिया जाए। सानिया मिर्ज़ा ने पुलवामा हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए ट्विटर पर सवाल किया था कि भारत में क्यों नामवर शख्सियात को किसी भी हमले पर जब हुब्बुल वतनी का सबूत देना हो तो वो सोशल मीडिया पर उसे मजम्मत करके देना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? इस वक्त की कश्मीर की सूरत हाल, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पूरे भारत में जो इस वक्त कश्मीरी मुसलमानों के साथ कैफियत है और फिर मजमूई तौर पे जो मुसलमानों के साथ कैफियत है, इसके असरात ख़ुद वादी में क्या हो रहे हैं, उसकी क्या खबरें आ रही हैं, भारत पूरे से क्या खबरें आ रही हैं और आलमी सतह पर इस मामले को कैसा देखा जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लंदन जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं नईमा अहमद महजूर, बड़ी तवील अरसे तक BBC उर्दू सर्विस में भी काम करती रही हैं। हमारे साथ बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन नाज शाह भी मौजूद हैं जो कि ब्रेडफोर्ड से लेबर पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज शाह साहिबा। नईमा महजूर साहिबा, नईमा साहिबा बताइएगा कि क्या फीडबैक आपको मिल रहा है पोस्ट पुलवामा के वाक़े के बाद? ओवरऑल जो कश्मीरियों के साथ वादी में कैफियत हो रही है या पूरे इंडिया से जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या आपको एक सूरत हाल नज़र आ रही है? कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल है पिछले कुछ बरसों से, वो तो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं और उससे हम गुजर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो खुदकुश हमले के बाद जो सूरत हाल हुई है, ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे भारत की मुख्तलिफ रियासतों में हैं, वहाँ पे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं या तिजारत से वाबस्ता लोग हैं या नौकरियाँ कर रहे हैं, तो उन पे बहुत सारी इस तरह की हरासमेंट हो रही है, वो चाहे देहरादून हो, वो चाहे हरियाणा हो, और जिसमें ख़ास तौर से जो सिख बिरादरी के लोग हैं उन्होंने उनको बचाने की काफ़ी कोशिशें की है। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक माहौल जैसा बन चुका है या माहौल जैसे बनाया गया है कि जहां कहीं भी कश्मीरी हो उनको निशाना बनाना है, क्योंकि जो हमला वहां पे पुलवामा में हुआ तो उसका बदला वो आम कश्मीरियों और मासूम कश्मीरियों से ले रहे हैं, ख़ास तौर से जो हमारे तलबा हैं, तालिबात हैं। तो मजमूई सूरत हाल मुझे लग रहा है बहुत ख़राब हो रही है और कश्मीर में वैसे भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन अगर इसका असर अब इस तरह से पूरी रियासतों पे पड़ रहा है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ रहा है, तो कश्मीरी मुझे लग रहा है बहुत ही बुरे हालात में हैं। और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि एमनेस्टी की तरफ से भी आज जो कॉल आई है, और अगर इस पे रोक न लगाई गई तो मुझे लगता है कि सूरत हाल मजीद खराब होने का अंदेशा है। जी हाँ, और जाहिर है कि पहले ये काबू से बाहर हो चुकी है सूरत हाल। नाशा साहिबा, आप बताइएगा कि बरतानिया की आप पार्लियामेंट के रुकन हैं, क्या बरतानिया में इस हवाले से इस जो टेंशन इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडिया से बयानात आ रहे हैं कि हम हमला करेंगे, हम सज़ा देंगे, या फिर आज इमरान खान ने याद दिलाया भारत को कि अगर ज़रा सी भी कोई एक्टिविटी हुई तो हम सोचेंगे नहीं और जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। बरतानिया में इसको कैसे देखा जा रहा है? आप पार्लियामेंट के रुकन है, बरतानिया का एक बड़ा पेक्यूलियर रोल है, एक बड़ा उनका मखसूस इन्फ्लुएंस है इस पूरे खित्ते में, वहाँ इस पूरे सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? बरतानवी हुकूमत का क्या रोल बनता है? तो रोल जिम्मेदारी के लिहाज से तो रोल काफी बनता है, उनका काम है, उनका फर्ज है इसमें दखल अंदाजी दें और इंडिया से बात करें, क्योंकि इंडिया ने देखे हम इन्वेस्टिगेशन के बगैर ही ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के नाम पर कर दी थी और इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है, और ना ही इंडिया अपने दरवाजे खोलती है ताकि यूनाइटेड नेशंस या कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई इंक्वायरी हो सके। तो इंडिया को कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तो खोले दरवाजे, यूनाइटेड नेशंस को दाखिल होने दें, खुद की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी पर को के लिए ना वो अपनी मदद करें हम यूनाइटेड नेशंस की, मगर वो नहीं कर रहे। मगर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो इंक्वायरी के बगैर ही
रातों रात दिन ब दिन वो पाकिस्तान के हवाले ये मसला कर देते हैं, ब्लेम लगा देते हैं। तो इस लिहाज से हमारा फर्ज बनता है इंडिया से पूछें कि ये ठीक नहीं है। आपने इंक्वायरी के बगैर ही इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान को, इंसर्जेंसी का नाम नहीं लेते, आप उन चीजों का नाम नहीं लेते जो वहाँ हो रही हैं, जो जुल्म वहाँ हो रहे हैं लोगों पर, जो अखबारों के लिहाज से तो यही कहा जाता है कि ये जिसने ये टेररिज्म का किया है, ये जो पुलवामा का अटैक था, तो वो वही का रहने वाला था और वही का उसने उनके जानने वालों ने कहा है, उनका रेडिकलाइजेशन किया हुआ था क्योंकि इंडियन फोर्सेज ने उस पर हमला किया था। तो देखें, ये बातें जरूरी हैं कि इंडिया के सामने पेश की जाए और उनसे पूछा जाए कि जी हाँ, ये जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नईमा साहबा, आप अभी कह रही थी कि जाहिर है कि इस वक्त बहुत ही एक एनरेज्ड सूरत हाल है और उसमें कश्मीरी जो हैं वो सहमे हुए हैं, पूरे जो भारत की मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। ख़ुद वादी के अंदर एक मखसूस जज्बात हैं, लोग शदीद गुस्से में हैं और इसका इजहार हुआ कल जब पुलवामा में दोबारा भारतीय फ़ौजें दाखिल हुई किसी ऑपरेशन के लिए। तो ये सारी दुनिया के मीडिया ने लिखा है कि लोग अपने घरों से निकल आए और वो जिस मखसूस घर की तरफ बढ़ रही थी फ़ौजें, उनको शदीद मुज़ाहमत का पूरी आबादी की जानिब से सामना करना पड़ा। लोग उन पर पत्थर फेंक रहे थे, जो उनके हाथ में आ रहा था वो फ़ौजों पे फेंक रहे थे। और फिर इस वाक़े में भारतीय फ़ौज के एक मेजर समेत 5 फ़ौजी उसमें हलाक हुए, ब्रिगेडियर ज़ख्मी हुआ, एक DIG ज़ख्मी हुआ, एक कैप्टन ज़ख्मी हुआ और अवाम थी जिसने के धावा बोल दिया भारतीय फ़ौज पे। तो ये तो एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर जो कि इससे पहले कभी हमने शायद नहीं देखी इस तरह के जज्बात। देखिए ना, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो एंगर, जो गुस्सा लोगों में है वो बहुत बढ़ गया है और जहां कहीं भी पहले हम फौजी देखते थे तो लोग कोशिश करते थे कि वहां से दूर हटने की, भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि इस तरह के एनकाउंटर्स इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन लोग वहां पे जाते हैं और चाहे वो पत्थरबाजी हो या चाहे उनके साथ लड़ना हो या फ्यूनरल्स वगैरह जो हो रहे हैं उसमें तो काफी तादाद में अब लोग शिरकत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब लोगों के जहनों में जो डर, जो खौफ था वो निकल चुका है और वो अब मान के चल रहे हैं कि अगर मरना ही है तो चले इसी तरह से मर जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमिलिएशन, जो हैरेसमेंट, जो इंटिमिडेशन पिछले कई बरसों से हो रही है, ये उसका सारा एक्यूमुलेशन अब हो गया है कि अब लोगों के जहनों से, दिलों से खौफ और डर नहीं है, वो निकल चुका है। इसीलिए आप देखेंगे ऐसी सूरत हाल बन रही है हिंदुस्तानी फौज के लिए भी, जहां कहीं भी वो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग वहां पे आ जाते हैं और वहां पे इंटरवीन करते हैं और उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल जब बन रही है तो वहां पे सिविलियन कैजुअलिटीज भी काफी हो रही हैं, मिलिटेंट्स के साथ फौज के काबू में नहीं रही है, जाहिर है कि इसीलिए ये बेकाबू हो गई है पूरी सूरत हाल। नाज शाह साहिबा, आप बताइए, आप ब्रेडफोर्ड से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी, वहाँ बड़ी तादाद में कश्मीरी मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि कश्मीरी कौम पूरी दुनिया में जहाँ पर भी है वो इस वक्त चार्ज्ड है। वो जो ये पूरी माहौल देख रही है आज़ादी की, उस हवाले से भारत के ख़िलाफ़ उसमें एक बड़े जज्बात हैं और फिर ये हालिया वाक़यात हुए। आपको क्या फ़ीडबैक मिल रहा है जो बरतानिया में मौजूद कश्मीरी हैं उनसे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जिसमें कश्मीरियों को पूरे भारत में अब हैरेस किया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जब 2 सालों की लड़ाई होती, झगड़ा होता, तो एक को ना लीडरशिप दिखानी चाहिए। इंडिया में कोई लीडरशिप इस वक्त नहीं है, इस मौजू पर कई सदियों से लीडरशिप नहीं है। हालांकि इंडिया के इस वक्त जो हो रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी वजह से जो लीडरशिप अगर थोड़ी सी भी थी तो वो भी नहीं है। अगर जो लीडरशिप गलत थी वो भी ज्यादा गलत हो जाएगी। तो हमें ना ये पाकिस्तान हैज टू बी द बिगर पर्सन इन ऑल ऑफ दिस, द बिगर कंट्री, एंड हमें बिल्कुल सब्र से काम लेना और डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेसी के रूट्स इस्तेमाल करने हैं और दूसरे गवर्नमेंट को कहना है। और इंडिया को, जैसे कि इमरान ने कहा है, इमरान खान साहब ने, कि हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए और ये है हमारा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया नाज शाह, बरतानवी रुकन पार्लियामेंट हमारे साथ थी और हमारे साथ लंदन से थी नईमा अहमद महजूर, सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी हैं।
कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। भारत का कहना यह है कि वह पाकिस्तान से तिजारत ख़त्म कर रहा है और बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रहा है, मगर जोश गुस्से में भारत शायद ये भूल गया कि उसका ही बड़ा नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान उसका है, ज़्यादा नुकसान उसी का है। पाकिस्तान का फ़ायदा है इसलिए कि पाकिस्तान वो ज़र मुबादला जो भारत को भेजता था कुछ मसनूआत को ख़रीदने के लिए, वो ज़र मुबादला कम अज़ कम फ़िलहाल उसका बच जाएगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस जुनूनी रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके लिए एक्शन किए, उनमें एक एक्शन ये भी था कि पाकिस्तान के साथ तिजारत ख़त्म की जाए और तिजारती ताल्लुकात में बड़े बड़े रखने खुद भारत ने डाल दिए और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान को MFN का स्टेटस ख़त्म करके पाकिस्तानी मसनूआत में 200% कस्टम ड्यूटी आयद कर दी। दिखाया तो ये गया कि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना मकसूद है, भारत जो है वो पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन दरअसल हुआ ये है कि ख़ुद इससे भारत का नुकसान हुआ है। जो बाहमी तजारत है पाकिस्तान और भारत की, ये इसका पलड़ा हमेशा भारत के ही हक़ में रहा है और मजमूई नुकसान भारत को ही ज़्यादा होगा। फ़िलहाल क्योंकि ये अचानक किया गया है, इस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज़ की सीमेंट्स की बोरियों से लदे हुए तकरीबन 300 के करीब ट्रक वाघा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जबकि सीमेंट के 170 से ज़ायद कंटेनर्स कराची पोर्ट से उनकी रवानगी नहीं हो सकी, क्योंकि भारतीय इंपोर्टर्स ने आखिरी मिनट पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स से सीमेंट खरीदारी से माजरत कर ली है। वो बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी हुकूमत ने पुलवामा हमले के तनाजुर में उनको पाबंद कर दिया है कि वो पाकिस्तानी मसनूआत ना बुलाएं और मंगाएं, और अब अपने जानिब से 200% टैक्स भी लगा दिया है। मगर जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालाना 2 अरब 22 करोड़ डॉलर्स की जो तिजारत होती है, यानी कि तकरीबन 300 अरब रुपए की दो तरफा बाकायदा जो डॉक्यूमेंटेड तिजारत होती है, इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हिस्सा बमुश्किल 20% और भारतीय एक्सपोर्ट का हिस्सा 80% है। गोया के ये हर लिहाज से भारत के लिए मुनाफे का सौदा था, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नहीं था। अब भारत ने अपने ताजरों का, अपने बिजनेसमैन का जो ये पाकिस्तान के साथ बिजनेस होता था उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं है। पाकिस्तान का तो दरअसल आज के हालात में फ़ायदा ही है, क्योंकि पाकिस्तान जो भारत से मसनूआत इंपोर्ट करता है, फ़िलहाल ज़ाहिर है कि वो नहीं होंगी और उसके लिए जो पाकिस्तान का ज़र मुबादला है वो फ़िलहाल तो ज़रूर बच जाएगा और इसका सरासर नुकसान भारत को ही होगा। इस पर मज़ीद तफसीली बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है जनाब नवाज शरीफ की काबीना में वफाकी वज़ीर तिजारत रहे, बड़े तवील अरसे तक इन मामलात की बहुत ही भरपूर मालूमात है। साबिक़ वफाकी वज़ीर तिजारत और पाकिस्तान के मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन जनाब खुर्रम दस्तगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। ये बताइएगा कि भारत का जो ये फ़ैसला है, इसके जो तिजारती लिहाज से क्या जो हमारे पास फिगर्स हैं, ये सरासर भारत का बिजनेसमैन का नुकसान है, भारत का नुकसान है, पाकिस्तान का उस लिहाज से नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी शायद जो इंपोर्ट्स है भारत की वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स भारत को हैं। जी बिल्कुल, अगर औसतन पिछले 5 साल के नंबर्स की औसत निकाली जाए तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत को वो 47 करोड़ डॉलर बनती हैं और भारत की जो एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान को वो 2 अरब डॉलर की हैं। तो वो बैलेंस जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि उनके हक में है। जो पाकिस्तान भारत से इंपोर्ट कर रहा था और वो काफ़ी तादाद में अब कॉटन और कॉटन यार्न इंपोर्ट होता था, क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉटन की फसल है वो 2014 में बहुत रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसके बाद से उसमें कुछ मुश्किलात हैं। तो टेक्सटाइल की जो हमारी सनत है उसके पास दूसरे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पर सेंट्रल एशिया में, जहाँ से वो कॉटन और कॉटन यार्न इंपोर्ट कर सकते हैं। जो ज़्यादा फाइन ग्रेड कॉटन यार्न है वो इंपोर्ट होता है। उसके अलावा पाकिस्तान जो है, जो हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट करता था, उसमें जो है वो डेट्स शामिल हैं, यानी खजूरें शामिल हैं। पाकिस्तान एल्युमिनियम ओर्स, सीमेंट का जिक्र आपने कर दिया, जिप्सम एक्सपोर्ट करता था और डाइसोडियम कार्बोनेट एक केमिकल है वो एक्सपोर्ट करता था। तो हमें तो इतना ज़्यादा उसमें कोई मेजर हिट पड़ने का नुकसान अंदेशा नहीं है। हिंदुस्तान का मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन विदड्रॉ किया है वो 1996 से उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ था, लेकिन उस जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का तो मतलब होता है कि आपने अपनी तजारत को खोल दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने 1996 से लेकर अब तक जो है जो रबा सदी गुजरी है,
इतने ज़्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है, दीवारें खड़ी की हुई थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के खिलाफ, कि वहाँ जो है उसमें वो काबिल ज़िक्र इजाफा नहीं हो सका। तो हिंदुस्तान का ये कहना है कि हमने कोई बहुत बड़ी फेवर दी थी पाकिस्तान को, ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान ने जो है उनको कोई फेवर नहीं दी। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इसके अलावा पाकिस्तान में हम इंपोर्ट देखते हैं भारतीय मसनूआत की। हम अपने ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं तो हमें डाबर की और हल्दीराम की और ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये हैं तो भारतीय मसनूआत, मगर ये दुबई के रास्ते या किसी और रास्ते से आती हैं। जो थर्ड पार्टी इंपोर्ट्स हैं हमारी, जो प्योरली इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में आती हैं, उस पर हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर भारत हमारे साथ ये कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल यही है। और ये कैसे एवेट करते थे कि ये डायरेक्ट तो हमें इंडिया से इंपोर्ट नहीं होती थी, और ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो थी वो भी एक बड़ी मैसिव इंपोर्ट थी। ना सिर्फ ये नहीं है बल्कि मेडिसिन और भी दूसरी चीज़ें आई गेस। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इनफॉर्मल तरीका है ट्रेड का कि एक तीसरे मुल्क के ज़रिए तजारत की जाए, इसका पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ। ये तो खैर जो आइटम्स हैं हल्दीराम वगैरह, इनकी तो इतनी मिकदार नहीं है, लेकिन हालिया सालों में पाकिस्तान में कपड़ा बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान से आना शुरू हुआ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के इस्तेमाल का जो कपड़ा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनत को जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको नुकसान भी हुआ। ये मामला जो है वो वजारत तजारत का चैलेंज है कि वो हमारे जो अब नए पार्टनर हैं दोबारा से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं यूएई के साथ, वहाँ हो, क्योंकि होता यही है कि ऐसी कंपनियां जो वहाँ रजिस्टर्ड हैं, जो यूएई की बन के जो है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इटसेल्फ जो हैं वो इंडिया की हैं। तो जो ओरिजिन के रूल्स हैं वो पाकिस्तान की जो वजारत तजारत है उसको भी उसमें सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बहरहाल इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए जो हिंदुस्तान ने एक तजारती जारहियत का सबूत दिया है, क्योंकि ये उनकी कोशिश यही है कि पूरी जंग में जाए बगैर पाकिस्तान को हर तरीके से सजा दी जाए, इंटेलिजेंस के जरिए, तजारत के जरिए। पहले भी इसकी डिस्कशन हुई थी पठानकोट और यूरी के बाद, लेकिन ये इस दफ़ा उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया है, और इसका हमें बहुत पुरजोर जवाब देना। और ये तो हमारे पास इसमें वजन हमारा भारी है ना, ये जो इंडियन प्रोडक्ट्स ये तो फॉर्मल रूट से आती है, इसका तो उनको नुकसान है। अब जो ये इंडियन बिजनेस जो दूसरे थर्ड कंट्री के थ्रू, दुबई के थ्रू हमें फ्लड करता है, हम उसके ओरिजिन्स को देख के उसको रोकें, ताकि भारतीय हुकूमत को पता चले कि उसके बिजनेसमैन जो है वो उनकी तरफ जाएं, और फिर उनके साथ जो तिजारत किसी भी रास्ते से होती है, अब हमें इसमें प्रोएक्टिवली उसको रोकना होगा। जी, हमने अपने पिछले दौर में 2015 में पाकिस्तान की जो तजारती दिफा के कवानीन हैं, 4 कवानीन, वो दोबारा बिल्कुल नए बनाकर पार्लियामान से अप्रूव करवाए थे। तो मौजूदा हुकूमत के पास वो तमाम कानूनी हथियार मौजूद हैं उन कवानीन के ज़रिए कि वो भारतीय प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में आना रोक सकें। और शायद ये बेहतर भी हो कि हम जब इसको मजबूत बुनियाद पर खड़े होंगे तो फिर भारत को भी ये समझ आएगी कि इस तरह की जो तजारत रोकना है वो ना पाकिस्तान के मफाद में और भारत के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर खान, साबिक़ वफाकी वज़ीर तिजारत, हमें अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से बता रहे थे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए। और जाहिर है कि ये जारहाना पॉलिसी है भारत की, तो जिसका नुकसान भारत को ही होगा। हमें अपने इस मामले में अब हम अपने क़वानीन का सहारा लेना चाहिए, और भारत की प्रोडक्ट्स को चाहे वो बराह रास्त आएँ और चाहे वो किसी और कंट्री के थ्रू आएँ, उनको रोकना चाहिए। खबर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पाकिस्तान से सऊदी अरब गए थे, अब नई दिल्ली आ गए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि खित्ते में अमन कायम हो। सऊदी अरब की पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी है, अजीम दोस्ताना ताल्लुकात हैं, भारत में भी बहुत बड़ी सरमायाकारी है, और भारत से उसके बड़े इंपॉर्टेंट तिजारती ताल्लुकात हैं। हमें बताया गया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश है कि मौजूदा माहौल में वो भारतीय हुकूमत से बात करें और रास्ता दिखाने की कोशिश करें कि मुज़ाकराती इन तमाम मसाइल का हल है। इसकी हम बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब से थोड़ी देर कबल नई दिल्ली पहुँचे हैं। पहले से तयशुदा प्लान के तहत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ तक भारत में रहेंगे, और इस्लामाबाद के बाद वो रियाद चले गए थे, जहाँ पर आज नई दिल्ली पहुंचने पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया है। सऊदी अरब के भारत के साथ बहुत गहरे तिजारती ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की भारत में कई अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा भारत सऊदी तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर तिजारती ताल्लुकात हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं।
इस हवाले से ये दौरा बहुत अहम है और इस पस मंज़र में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पुलवामा के वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस किस्म की टेंशन है, यकीनन इस पस मंज़र में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। हमें इंतहाई अहम ज़राए का कहना यह है कि तवील अरसे से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि उनकी गुडविल जो भारत में है, ख़ास तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में दूरी है, जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए और वो उनकी कोशिश हो सकती है कि वो भारतीय वज़ीर आज़म को, भारत की लीडरशिप को आमादा करें कि वो पाकिस्तान के साथ बात करें, क्योंकि बातचीत ही मसाइल का हल है। ये पुलवामा के वाक़े से पहले की ख्वाहिश है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की। और इसमें एक और बड़ी अहमियत की बात यह है कि मखसूस हालात की बिना पर और ख़ास तौर पे जो अदनान खशोगी मर्डर केस हुआ है अमेरिका में, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो मीडिया का रोल रहा है और जिस अंदाज से जिस किस्म की मुश्किल सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं मीडिया में सऊदी अरब और सऊदी अरब के वली अहद, उसमें यकीनन न सिर्फ अमेरिका में बल्कि मगरिब में भी उनके इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस वक्त शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ये खित्ते का दौरा दरअसल उसका जवाब भी है। वो अपने आप को एक आलमी लीडर की हैसियत से उनका इमेज बन रहा है और यकीनन अगर मौजूदा टेंशन की सूरत हाल में और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त सख्त तनाव की कैफियत है, अगर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान उसको डाइल्यूट कर सकते हैं तो उनका एक आलमी लीडर की हैसियत से इमेज बढ़ेगा। और देखना यह है कि क्या वो इस पूरे मामले को आलमी लीडर की हैसियत से जो उनके पास गुंजाइश है उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या नहीं कर पाते हैं या नहीं। इसके बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। हम जाएंगे कनाडा, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद राशिद हुसैन, जो कई दहाइयों तक अखबार डॉन के सऊदी अरब में सफ़ीर रहे, सऊदी मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद हुसैन साहब। आप फरमाइएगा, एक तो ख़ुद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के अपने पस मंज़र के लिहाज से जो मर्डर के बाद से जो कैफियत रही है वो, और फिर ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये टेंशन और उनका अपना एक इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान में बेपनाह इन्फ्लुएंस और भारत में भी बहुत साइजेबल इन्फ्लुएंस, क्या वो चाहेंगे कि ये वैसे तो थॉर्नी इश्यूज़ हैं दोनों के दरमियान, कौन बीच में पड़े, या वो चाहेंगे कि अपना ऑफिस वो यूज़ करें और कुछ ना कुछ अपने आलमी लीडर के स्टेचर के लिहाज से दोनों मुल्कों को करीब लाने की कोशिश करें? बहुत शुक्रिया आपका मुझे लेने का। बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब का और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त एक कड़े वक्त से गुजर रहे थे गुज़श्ता 3-4 महीनों से। जमाल खशोगी के हवाले से जो वाक़या हुआ था उससे, जैसा कि आपने फरमाया, एक उनका जो इमेज था वो यकीनन तबाह हुआ और उसको ओवरकम करने के लिए अब वो उन ममालिक में जा रहे हैं, वो ये दुनिया पर ये साबित करना चाहते हैं कि उससे उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। देखिए, मगरिब में भी ट्रंप से उनके ताल्लुकात पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ट्रंप उनके पीछे, ट्रंप की आशीर्वाद उन्हें ऐसे ही हासिल है। मशरक़ में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब ममालिक में उनके ताल्लुकात वैसे ही हैं और वो दुनिया के स्टेज पर एक अपना खेल खेलने के लिए तैयार से नजर आते हैं। अब आपका दूसरा सवाल यह था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उसकी नवैयत कुछ और है। जिस किस्म का स्ट्रिक्ट मिलिट्री अलायंस है दोनों ममालिक में, उन्हें भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर बुरे वक्तों में, अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई हमलावर होता है, तो उसमें अगर कोई उनकी मदद को आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा, हिंदुस्तान नहीं हो सकता है वो उस जगह पे। लेकिन हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मंडी भी है, उनके लिए तेल की एक बहुत बड़ी मंडी है। हिंदुस्तान में उन्होंने 44 अरब डॉलर की एक पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग इंडस्ट्री लगाने का ऐलान किया था। इस पस मंजर में राशिद हुसैन साहब जो भी आपने बताया, वो चाहेंगे कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर गुंजाइश बनती है तो एक मीडिएटर का रोल प्ले करें और उससे जाहिर है कि उनका एक आलमी रहनुमा की हैसियत से इमेज बढ़ेगा। आपके ख्याल में ये उनकी प्रेफरेंस हो सकती है, वो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो ये किरदार अदा करें? देखिए, मीडिएटर का लफ्ज़ ज़रा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन उनकी एक कोशिश तो ज़रूर होगी कि वो जो इस वक्त टेम्परेचर बढ़ा हुआ है पुलवामा के बाद, कम से कम उसमें कमी लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे
और देखिए किसी हद तक हमें इसके लिए तैयार होना होगा कि जो टेररिज्म के हवाले से हिंदुस्तान बात करेगा उनसे और यकीनन इस इशू को रेज करेगा, वो इससे बहुत पीछे या उनसे कंटेस्ट नहीं करेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान का केस लेके नहीं गए हैं दिल्ली, और चुनांचे वो दोनों के दरमियान एक बैन से सूरत निकालेंगे तो शायद टेररिज्म के मामले पे उनका जो एक जॉइंट कम्युनिके आएगा वो गालिबन बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से वैसा नहीं होगा जो पाकिस्तान चाहता रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी होगा कि उसमें वो दूसरे मसाइल का जिक्र भी हो सकता है, पूरे खित्ते में स्टेबिलिटी की बात भी हो सकती है। तो वो एक सालिसी का लफ्ज तो शायद नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करेंगे और मौजूदा मामलात में, मौजूदा हालात में ये भी उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर वो इसमें कामयाब हो गए, और न सिर्फ के इस खित्ते में बल्कि दुनिया में। और राशिद साहब, इस वक्त वैसे भी एक इंटरनेशनल वो अपना एक इमेज और अपना एक रोल दुनिया को दिखा रहे हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया को और वेस्टर्न मीडिया को, कि जो कि उस वक्त उनके पीछे पड़ा हुआ है कि आपकी इन तमाम बातों से क़ते नज़र पूरी दुनिया में मेरा एक रोल है और पूरी दुनिया में मेरे लिए रेड कार्पेट बिठाया जा रहा है, मेरे लिए 21 तोपों की सलामी हो रही है और लोग जो हैं वो मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। ये भी तो वो इस वक्त शो कर रहे हैं दुनिया को। ये बिल्कुल शो कर रहे हैं। जो अक्टूबर 3 या 4 को जो कुछ इस्तांबुल में हुआ और उसके बाद से लगता यह है कि उन्होंने बहुत सा फासला, बहुत सा सफ़र तय कर लिया है और पेट्रो डॉलर्स को अपने इस्तेमाल करके वो देखिए हिंदुस्तान से उनके एक जिस किस्म के ताल्लुकात बढ़ रहे थे वो इकनॉमी मुआशी मामला थे जिसमें बहुत तेज़ी से जा रहे थे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात थे उसके बाद हिंदुस्तान के लिए वहाँ कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद राशिद हुसैन हमारे साथ टोरंटो से मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।